हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम है आप सभी। इस त्योहार के पर्टिकुलर सीजन में आप सभी का स्वागत है। तो आपकी पढ़ाई इस पर्टिकुलर त्योहार में भी जो है पढ़ाई ये सेशन क्यों चालू मीन्स कंटिन्यू किया जा रहा है, उसका कारण ये है कि पढ़ाई आपकी कंटिन्यूअस मोड में चलती रहे, दैट मीन्स अनवरत रूप से चलती रहे। इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशल पिछली क्लास भी मैंने जो मीन्स आपके लिए लाई मीन्स आपके सामने लॉन्च किया था, वो संबंधित थी आपकी प्रैक्टिस सेशन से संबंधित। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी प्री के लिए एक प्रैक्टिस सेशन था। आज सेम एक सेकंड सेशन हमने रखा है एमपीपीएससी प्री के लिए, एक प्रैक्टिस सेशन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान रखिएगा कि एमपीपीएससी प्री 2020 के नए सिलेबस के अनुसार ये आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा ये सेशन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सब अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम नीरज पांडे है और मुझे यूपीएससी और एमपीपीएससी का मेंस क्वालिफाई करने का अनुभव है, साथ इंटरव्यू फेस करने का अनुभव, प्लस पिछले 7 वर्षों का अनुभव है। एमपीपीएससी का लगातार 7 बार मेंस देने का अनुभव, प्लस 5 वर्षों का अनुभव यूपीएससी, एमपीपीएससी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को तैयारी करवाने का। ये शॉर्ट में मेरे बारे में परिचय था। साथ ही साथ आप सभी को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से अवगत कराना चाहूंगा कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप घर बैठे मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये संपूर्ण तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। आप सभी को सबसे पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल पर। इसके बाद अपना गोल सेलेक्ट कर लें, गोल जो कि आपका एमपीपीएससी एंड व्यापम किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यदि मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कॉमन गोल है एमपीपीएससी एंड व्यापम। तो ध्यान रखिएगा कि इस गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 2 प्रकार के कोर्स प्राप्त होते हैं, स्पेशल क्लासेस एंड प्लस क्लासेस। स्पेशल क्लास जो होती हैं वो आप सभी के लिए फ्री होती हैं, और प्लस क्लासेस जो होती हैं वो प्लस में आपको कंप्लीट सिलेबस प्राप्त होता है। कंप्लीट सिलेबस स्ट्रक्चर्ड वे में ये पेड कोर्सेज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड शुरू से लेकर के अंत तक। आपको पर्टिकुलर बैच लॉन्च होता है, उनमें से आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है आपको। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा सिलेबस चलता है। लाइव टेस्ट, क्विजेज, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर मैगजीन, ये सब कुछ आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस के साथ प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब्सक्रिप्शन आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन से, विकल्प से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद आप कोई भी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लें। ड्यूरेशन आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ्स में किसी भी पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर लें। और ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद मेरा रेफरल कोड PANDEY पांडे, इस कोड का यूज करें। आपको जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। और 12 मंथ्स के लिए मात्र 7,920 रुपए एंड 24 मंथ्स के लिए मात्र 11,520 रुपए में आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन ध्यान रखिएगा किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण होगा। एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस के अनुसार एमपीपीएससी प्री के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बार कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमी के पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, नए सिलेबस के अनुसार मैं इसको लॉन्च कर रहा हूं। और ये भी साथ में आप ध्यान रखिएगा कि जो लर्नर्स इसके अलावा एग्जाम्स भी देते रहते, उन सभी के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न जो है हर पर्टिकुलर पेपर में पूछे जाते हैं। तो और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब मैं एनालिसिस करूं, उस एनालिसिस को भी आप समझेंगे, क्योंकि वहां से अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती है और इसके अलावा कई सारे तथ्य हमें जो है दूसरे कई एग्जाम्स के लिए हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। Which of the are the following terms correctly defines the difference between GNP and NNP? Again मैं रिपीट कर रहा हूं, which are the following terms correctly defines the difference between GNP and NNP? GNP और NNP में अंतर, इनमें से कौन सा टर्म स्पष्ट करता है। तो देखिए, एक बात आप समझिएगा कि जीएनपी और एनएनपी में क्या डिफरेंस होता है। जीएनपी दैट मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी दैट मींस
नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंस होता है? ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है? ग्रॉस को बोलते हैं सकल और इसके अलावा नेट को बोलते हैं शुद्ध, दैट मीन्स निवल। तो अब ये सकल और शुद्ध में क्या डिफरेंस है? आर्थिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, तो अंतर यहां पर यह है मूल्यह्रास का, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन का, मूल्यह्रास का। इसका मतलब यह है कि ग्रॉस, जैसे ग्रॉस में हम कोई भी वैल्यू, दैट मीन्स यहां पर आय को मापते हैं, तो ग्रॉस में जब मापते हैं तो उसमें हम मीन्स वर्ष में या पर्टिकुलर समय में जितना भी उत्पादन होता है, अंतिम उत्पादन, उस अंतिम उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो हम सब लोग लेते हैं, मीन्स उसमें काउंट करते हैं ग्रॉस में। लेकिन ये भी साथ में ध्यान देखना है कि ग्रॉस में उन चीजों को भी काउंट कर रहे हैं जो कई बार हमें जो है वियर एंड टियर, दैट मीन्स टूटन फूटन से जो हमें लॉस होता है उसको भी हम काउंट करते हैं। मान लीजिए कि हमारी फैक्ट्री है और हमारी फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हैं वो मशीनों की धीरे धीरे आयु भी कम हो रही है, टूटन फूटन मीन्स वियर एंड टियर भी में तो मीन्स उसमें भी तो आपको मीन्स हास हो रहा है, लेकिन हम उत्पादन में उस चीज को तो काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हम अंतिम उत्पाद या आय उसको नहीं मान सकते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। जब मूल्यह्रास को ग्रॉस में माइनस कर देते हैं तो हमें नेट प्राप्त होता है, दैट मींस नेट वैल्यू प्राप्त होती है। और जीएनपी और एनएनपी के बीच आपका अंतर क्या हो गया? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अंतर होता है, दैट मींस मूल्यह्रास का अंतर होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से 1969 में से आपको बताना है 1969 दैट मींस 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? How many banks were nationalized in 1969? तो आपको बता दूं कि विशेष रूप से भारत में 2 बार ऐसे हुए जो बड़े व्यापक रूप में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यापक रूप में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार किया गया है। एक बार 1969 में, 1969 में, और दूसरी बार किया गया है 1980 में। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ध्यान रखिएगा, कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969 एंड 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दैट मींस कहने का मतलब यह है कि 1980 में टोटल 6 बैंक, इस प्रकार से 20 हो गए। लेकिन अभी नेशनलाइज्ड बैंक्स की संख्या यदि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में नेशनलाइज्ड बैंक्स की संख्या मात्र 11 है। 11 बैंक हमारे देश में इस समय राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो 1969 में 14 बैंकों का और इसके अलावा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करेंगे और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए भी बहुत आवश्यक है। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर एमपीपीएससी के लिए 2020 का जो नया पैटर्न आया है उसमें जो सिलेबस दिया उसी के अनुसार, सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ पर पुटअप किए गए हैं, जिससे आपको कोई समस्या न हो। आप बार बार इसको दोहराएं, बार बार प्रैक्टिस करें, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क वसूला जाता है। एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन। एक्साइज ड्यूटी, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी क्या है? शुल्क क्या है? एक प्रकार का कर है, एक प्रकार का कर है। लेकिन होता क्या है कि कर तो हमें मीन्स सेवाओं पर भी लगता है। जो गुड्स के प्रोडक्शन पर मीन्स कहने का मतलब गुड्स पर जो टैक्स लगता है, या कह सकते हैं कि वस्तुओं पर जो मीन्स टैक्स लगता है उसको शुल्क कहा जाता है। और शुल्क यहां पर ये जो है मीन्स एक्साइज उत्पाद शुल्क या जिसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है, ये एक्साइज ड्यूटी आपके गुड्स के प्रोडक्शन पे, दैट मीन्स वस्तुओं के उत्पादन पर लगता है। मीन्स कोई भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो मैन्युफैक्चर करती है, दैट मीन्स उत्पादन करती है, और उत्पादन के कारण उसे जो सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है, दैट मीन्स उसे क्या कहा जाता है? उत्पाद शुल्क कहा जाता है, या उसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन द ईयर, किस वर्ष में आरबीआई का नेशनलाइजेशन दैट मीन्स राष्ट्रीयकरण किया गया है?
तो आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश कब हुआ, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ है 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1935 में। लेकिन जब इसे स्टेब्लिश किया गया था तो 5 करोड़ की इनिशियल पूंजी के साथ 5 करोड़ की इनिशियल पूंजी के साथ इसको स्टेब्लिश किया गया था। लेकिन तब ये एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्टेब्लिश था, क्योंकि सरकार की पूंजी मात्र इसमें 2.2 लाख रुपए ही लगी थी। आप समझ सकते हैं। तो मीन्स फिर आप सवाल ये आता है कि सरकार के इसमें मीन्स सरकार के दायरे में कब आया ये, या सरकार ने इसको नेशनलाइज कब किया गया, राष्ट्रीयकरण कब इसका किया? तो इसका आंसर होगा आरबीआई रेगुलेशन एक्ट एक बनाया गया, आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 के मीन्स आरबीआई विनियमन अधिनियम 1949 के अकॉर्डिंग 1900 दैट मीन्स इसका आंसर होगा 1949 में 1949 में आरबीआई का रेगुलेशन मीन्स आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, दैट मीन्स राष्ट्रीयकरण किया गया। आंसर क्या होगा आपका 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? आपको बताना है, मीन्स आपको अब सोचिए 4 वर्ष लिए लिखे गए यहां पर, आपको बताना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1875। बीएसई जिसे हम कहते हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहां पर स्थित है? मुंबई में। एशिया का ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये, ध्यान रखिएगा। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, 1875 में 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? दैट मीन्स हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। आपको बता दूं 1776 में एक बुक लिखी गई थी, और जो बुक लिखने वाले व्यक्ति थे, बुक का नाम क्या था पहले तो ये मैं बता दूं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। And the causes of wealth of nations. An inquiry into the nature and the causes of wealth of nations. और ये अपने आप में इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बुक थी, किसके ऊपर? अर्थशास्त्र के ऊपर। एक नई प्रकार की मीन्स अर्थव्यवस्था को इसने जन्म दिया, और इसी कारण से इसको लिखने वाले जो राइटर थे उनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, और इसी कारण से एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले तक अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता था। राजनीति विज्ञान के सब्जेक्ट के राजनीति विज्ञान में इसको पढ़ा जाता था। लेकिन एक यहां से जब ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिखी गई थी, और यहीं से उद्भव होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, यहीं से उद्भव होता है, दैट मीन्स यहीं से इमिनेट होती है, यहीं से जेनेसिस है आपका यही पर्टिकुलर बुक, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे फेमस रूप से वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है, जिसे फेमस रूप से वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक आपके एडम स्मिथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन,
7th क्वेश्चन आपके सामने है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब शुरू हुआ? इसका आंसर होगा 1965-66। आपको एक चीज बता दूं कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे, यदि पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, या सामान्य रूप से हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आंसर होगा आपका नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन यदि यह पूछा जाए आपको कि भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो आंसर होगा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, 1965-66 में भारत में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ष भुगतान संतुलन की समस्या के लिए जाना जाता है? विच ईयर इज नोन एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? अपने आप में ये जो पर्टिकुलर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, जिसे भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है, ये भारत में अर्थव्यवस्था को, इस क्राइसिस के बाद भारत को एक नई दशा और नई दिशा मिली थी। भारत की अर्थव्यवस्था में के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया था यहां से, जिन्हें हम आर्थिक सुधारों के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस मतलब क्या था इसका? ये ऐसी समस्या थी कि हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचे थे, और फॉरेन मींस आयात करने के लिए अब हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। ऐसी पर्टिकुलर स्थिति में ये जो क्राइसिस उत्पन्न हुई, और इसके बाद जो हमने कदम उठाए, उन्हीं को आर्थिक सुधारों के नाम से जाना जाता है। और ये आर्थिक सुधार कब हुए थे? 1991 में। दैट मींस अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, और इसीलिए इसको मींस यहां इसका आंसर जो होगा, ये हिंदी में थोड़ा सा इसका मिसप्रिंट है, इसके मींस बी, इंग्लिश में सही है, इसका आंसर होगा बी। 1991 में, ध्यान रखिएगा, 1991 में भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी, और इसी के बाद भारत में आर्थिक सुधारों का क्रम चालू हुआ था, जारी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था हमने कि आरबीआई की स्थापना को भी, आरबीआई को मींस जो है नेशनलाइज कब किया गया। अभी क्वेश्चन ये है कि आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमीशन? तो इसका आंसर होगा हिल्टन यंग कमीशन। आपको बता दूं कि हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर 1934 में अधिनियम पारित किया गया, जिसे आरबीआई एक्ट कहते हैं। उसके अनुसार 1935 में आरबीआई को स्थापित किया गया। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि आरबीआई को जब शुरुआती दौर पर स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। लेकिन 1937 में ये कहां आ गया? मुंबई में, जहां की आज भी अवस्थित है ये मुंबई। ये जो बाकी के आयोग है, देखिए, जब कोई भी क्वेश्चन आप करें, प्रैक्टिस करें, तो उसके मीन्स इधर उधर की जो जानकारी है वो भी ले, जो अन्य मीन्स आपके विकल्प हैं, दैट मीन्स जो यहां पर दिया ऑप्शंस दिए गए हैं, उन विकल्प की ओर भी आप नजर दौड़ाएं, क्योंकि डायरेक्टली कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है डायरेक्टली सेम का सेम नहीं आता, लेकिन हम इतनी प्रैक्टिस किए हुए होते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन हमसे बन जाता है। तो इसका ली आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर यूपीएससी का गठन किया गया था। हालांकि यूपीएससी शब्द, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शब्द, स्वतंत्रता के बाद आया, मीन संविधान के बाद, लेकिन उसके पहले जो पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट आया था, पब्लिक सर्विस कमीशन को 1926 में भारत में स्थापित किया गया था, वो ली कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर मीन्स
जो कमीशन था, कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज कहा जाता है इसको, और एकवर्थ समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर 1921 में रिकमेंड किया था एकवर्थ समिति ने 10 सदस्यीय समिति। 1924 में 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। ध्यान रखिएगा, रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था कब? 1924 में। किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर? एकवर्थ समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर। ली कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? हु पब्लिश द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? हु पब्लिश द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा, देखिए मैंने कल डिस्कस किया था, यदि आप लोगों ने देखा होगा, बिना पहले का वीडियो देखा होगा, तो आपको मैंने बताया था कि मिस नीतियां मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती हैं। आर्थिक नीतियां विभिन्न देशों में जो बनाई जाती हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार की नीतियां बनाई जाती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित मार्ग प्रशस्त करने के लिए। आपका पहला मौद्रिक नीति, दूसरा राजकोषीय नीति, और तीसरी कौन सी? व्यापार नीति, जिसे आयात या निर्यात नीति कहा जाता है, या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी कहा जाता है। तो जो राजकोषीय नीति बनाई जाती है वो तो वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है, मीन्स भारत सरकार द्वारा। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मुद्रा की तरलता, दैट मीन्स जो मनी है, मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए, तो मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको मौद्रिक नीति कहा जाता है। और इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में मीन्स आर्थिक समृद्धि के साथ साथ महंगाई की जो दर है उसको भी नियंत्रित किया जाए, दैट मीन्स इन्फ्लेशन रेट को। तो ये मौद्रिक नीति किसी भी देश में सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी होती है। हमारे देश में सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11th क्वेश्चन, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा, देखिए मैंने कल आपको बताया था, यदि आप लोगों ने ध्यान से मेरा वीडियो देखा होगा। आपको एक और चीज बता दूं उसके पहले कि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी आप देख सकते हैं इसी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर। प्लेलिस्ट में आपको मेरे कंप्लीट वीडियो बाइलिंगुअल मिल जाएंगे, शुरू से लेकर के अंत तक। एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का सिलेबस कवर अप किया है मैंने। आंसर राइटिंग के भी पिछले 10 से 15 दिनों में हम लोगों ने आंसर राइटिंग भी की है, तो आप लोग वहां से फ्रेमिंग भी आप देख सकते हैं। प्लस अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंप्लीट पैकेज आपको इंडियन इकोनॉमी का मिल रहा है इसी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर। और आपको बता दूं कि आगे भी मैं एथिक्स का भी कोर्स लॉन्च करूंगा, पॉलिटी का भी कोर्स लॉन्च करूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लस पर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लासेस में एमपी जीके का पार्ट चल रहा है। 17 नवंबर से शाम को 5 बजे से मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की जनजातियां, उसका टॉपिक स्टार्ट करा। बहुत महत्वपूर्ण वो टॉपिक है, तो 5 बजे से फ्री रहेगा वो सेशन, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और यदि आप प्लस के सब्सक्राइबर हैं तो मेरे वीडियो आपको 12 को कोर्स कंप्लीट हुआ है संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं का, वो आप देख सकते हैं, कंप्लीट आपको मिलेगा 2020 के नए सिलेबस में जो जोड़ा गया। ठीक है, इसके साथ साथ चलिए हम लोग प्रैक्टिस पर आते हैं। वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की, तो मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि जो बैंक होते हैं मेनली 2 प्रकार के होते हैं हमारे देश में, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। जो अनुसूचित बैंक होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक बैंक और इसके अलावा निजी बैंक, या जिसे कह सकते हैं सरकारी या प्राइवेट। जो सार्वजनिक बैंक होते हैं वो भी 2 प्रकार के, दैट मींस एसबीआई और इसके अलावा नेशनलाइज्ड बैंक।
एसबीआई को नेशनलाइज बैंक इस कैटेगरी में नहीं रखा गया, लेकिन वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो आपको बता दूं 11 बैंक ऐसे हैं जो नेशनलाइज है वर्तमान में, और एक बैंक आपका हो गया एसबीआई। तो मतलब आपके सार्वजनिक बैंकों की टोटल संख्या हो गई कितनी? 12। दैट मीन्स एक आपका एसबीआई प्लस इसके अलावा 11 आपके नेशनलाइज बैंक। तो आंसर हो गया आपका इसका 12। दैट मीन्स टोटल नेशनलाइज बैंक की संख्या हो गई, सॉरी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या, पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 12th क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? When the regional rural banks first established. When the regional rural banks first established. तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आरआरबी की सबसे पहले स्थापना हुई थी 1975 में, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975 में, 1975 में जो है 1975 में आरआरबी की स्थापना हुई थी पहली बार, 1975 में। ध्यान रखिएगा, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, मींस ग्रामीण क्षेत्र के विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो है क्रेडिट की सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई थी 1975 में सबसे पहली बार। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, एनपीए का फुल फॉर्म। हम सब लोग दिन भर हमेशा रोजाना अखबार में पढ़ते हैं एनपीए की समस्या, एनपीए की समस्या, एनपीए की समस्या, पर ये वास्तव में एनपीए की समस्या है? एनपीए है क्या? चलिए हम एनपीए जानते भी हैं, ये एनपीए क्या है कि भैया लगातार 90 दिनों तक यदि मूलधन और ब्याज की प्राप्ति नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एनपीए कहते हैं। मूलधन या ब्याज की प्राप्ति नहीं होती है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की प्राप्ति नहीं होती है, लगातार 90 दिनों तक हमने कर्ज लिया है, मींस बैंक ने कर्ज दिया और बैंक को प्राप्त नहीं हो पाता लगातार 90 दिनों तक, तो उसे एनपीए कहा जाता है। और एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दैट मींस इनमें से यदि आप देखें तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। मींस एनपीए इज इक्वल टू नॉन परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए मींस हिंदी में इसे कहा जाता है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां। क्या कहा जाता है? गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। लघु वित्तीय बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश कितना आवश्यक होता है? मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर डिफरेंशियल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया है नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर। डिफरेंशियल बैंकिंग में आपके मेनली 2 प्रकार के बैंकों को उन्होंने रिकमेंड किया था, पेमेंट बैंक जिसे भुगतान बैंक कहते हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट मींस जिसे हम लघु वित्तीय बैंक कहते हैं। तो इनको खोलने के लिए जो न्यूनतम पूंजी दोनों के प्रकार के, चाहे वो पेमेंट बैंक हो चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, दोनों के लिए जो न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता है वो आपका 100 करोड़ रुपए। कितना? 100 करोड़ रुपीज। न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता कितनी है? 100 करोड़ रुपीज। ध्यान रखिएगा 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपीज दैट मींस 100 करोड़ रुपए। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर, चाहे वो भुगतान बैंक हो चाहे वो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौद्रिक नीति समिति के गठन का सुझाव दिया था? Which among the following suggested for the constitution of monetary policy committee? अच्छा मैं एक बता दूं कि ये जो हमने पढ़ा कि मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? आरबीआई जारी करता है। लेकिन ये मौद्रिक नीति बनती कैसे, मींस किसके निर्णय के आधार पर आरबीआई जारी कर देता है? 2016 तक ये निर्णय होता था आरबीआई गवर्नर का। किसका?
2016 तक निर्णय होता था आरबीआई के गवर्नर का। और आरबीआई के गवर्नर को एक मींस रिकमेंड करती थी आरबीआई की एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी 2016 के पहले तक। लेकिन ये रिकमेंडेशन आरबीआई के गवर्नर के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती थी। मींस आरबीआई गवर्नर अपने अनुसार जो है मॉनेटरी पॉलिसी को जारी कर सकते थे। मींस सिंगल व्यक्ति, देश की मौद्रिक नीति सिर्फ एक व्यक्ति जारी करे तो कुछ क्रिटिसिज्म भी होंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो राजकोषीय नीति सरकार की जारी होती है उससे मींस जिन लक्ष्यों के साथ राजकोषीय नीति जारी होती है उन लक्ष्यों के साथ मैचिंग नहीं होती है, पैरेलल वे में नहीं चलते, समानांतर वे में, और इससे देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, आर्थिक समृद्धि जो है उस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए 2016 में एक कमेटी ने रिकमेंड किया जिसका नाम था उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल की रिकमेंडेशन के आधार पर 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी का गठन किया गया। 3 सदस्य आरबीआई के, 3 सदस्य वित्त मंत्रालय के, भारत सरकार के। इस 3 सदस्य आरबीआई में यहाँ पर आरबीआई गवर्नर भी शामिल होता है और आरबीआई गवर्नर इस समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। डिसीजन बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर का जो मत होगा वो जो है माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आज का रहा सेशन। और आप सभी को बता दूं, ध्यान से आप लोगों ने समझा, नहीं समझ में आओ तो एक बार दोबारा देख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये सेशन, प्रैक्टिस सेशन। और आप सभी को बता दूं कि मेरा ये सेशन जो है किसका, इंडियन एमपीजीके का ये सेशन डेली 5 बजे से आपको मिलेगा। कितने बजे से? 5 बजे से। कहां पर? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से आप लोग इंस्टॉल कर लें, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने, नीरज पांडे सर्च बॉक्स में जाएंगे, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर सर्च बॉक्स में नीरज पांडे सर्च करेंगे, मेरे जितने मींस मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे जिससे, और नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सके। पिछले भी जितनी क्लासेस हुई हैं उन सबको आप देख सकते हैं वहां से। और ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी आप सभी के लिए, बता दूं। और 17 नवंबर से एमपीजीके में मध्य प्रदेश का इतिहास, कला और संस्कृति और जनजातियों का टॉपिक मैं आप सभी के लिए ला रहा हूं। मध्य प्रदेश का इतिहास, कला और संस्कृति एवं जनजातियों का टॉपिक बिल्कुल फ्री रहेगा आप सभी के लिए। ये सेशन बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके आप घर बैठे संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। A to Z कंप्लीट सिलेबस, प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग, सब कुछ। इवन किसी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर गोल सेलेक्ट कर लें, उस एग्जाम की भी आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये आपको मींस कैसे करेंगे, बहुत ही कम कीमत पर, ध्यान रखिएगा, मुश्किल से 8,000 रुपए साल भर में। आपको बड़े शहरों में लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको प्राप्त होंगे। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं और इनमें से किसी भी ड्यूरेशन को आप सिलेक्ट कर लें, किसी भी ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करना है, PANDEY। 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा और 12 मंथ्स के लिए मात्र 7,920 रुपए और 24 मंथ्स के लिए मात्र 11,520 रुपए ही आपको पे करना होगा। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये पे कर सकते हैं। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन आप पर आपको EMI की सुविधा भी अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। ध्यान रखना है, मेरा रेफरल कोड PANDY अप्लाई करना नहीं भूलेंगे। टाइप करने के बाद अप्लाई बटन पर अप्लाई पर जरूर क्लिक करेंगे, तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद आप पेमेंट पर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए अभी इतना ही। और ध्यान रखिएगा कि ये यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें। इसका टेलीग्राम चैनल भी है, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के नाम से, तो इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं जिससे आपको सभी क्लासेस के लिंक आपको प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, जितनी भी मेरी क्लासेस आती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि 17 नवंबर से एमपीजीके की जो क्लास है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर
मध्य प्रदेश के का इतिहास, संस्कृति, जनजातियां, इनसे संबंधित आप इनको देखना नहीं भूलेंगे। फ्री क्लास रहेगी आप सभी के लिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, ठीक है। और मेरा रेफरल कोड प्लस को सब्सक्राइब करते वक्त ये आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, 10% के डिस्काउंट का लाभ मिलेगा और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के सभी बेनिफिट सभी एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।